इस वीडियो में हम क्लास 7th लिविंग साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे। पहले हमें मालूम है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत होती है ताकि वो ग्रो हो सकें, अपनी बॉडी के डैमेज यानी कि ख़राब पार्ट्स को रिपेयर कर सकें, लाइफ के प्रोसेसेस को चलाते रहने के लिए एनर्जी मिल सके। हमें मालूम है कि फूड यानी कि खाने का कंपोनेंट्स जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। इन्हें न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एक ऑर्गेनिज्म खाना खाने और उसका बॉडी के द्वारा यूटिलाइजेशन होने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। खाने से एनर्जी दो प्रोसेसेस के द्वारा मिलती है, पहला न्यूट्रिशन और दूसरा रेस्पिरेशन। लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म है जो न्यूट्रिशन के दो टाइप शो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं सिंपल रॉ मटेरियल से, जैसे कि एयर से, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से, पानी की हेल्प से। प्लांट्स को सनलाइट से एनर्जी मिलती है अपना खाना बनाने के लिए। ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जहां ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस की हेल्प से, उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसे प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स कहे जाते हैं। ऑटो मतलब कि सेल्फ, ट्रॉफिज्म यानी कि फीडिंग। प्लांट्स की यंग स्टेम्स और हरी पत्तियां के सेल्स में बहुत सारे ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उनमें एक ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ही सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करता है। लीव्स टाइनी पोर्स यानी कि स्टोमेटा के द्वारा एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। ये पोर्स लीव्स के अंदर साइड में होते हैं। स्टोमेटा गार्ड सेल से चारों तरफ से घिरा रहता है। गार्ड सेल्स स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। रूट्स में प्रेजेंट रूट हेयर से वाटर अब्जॉर्ब किया जाता है जो वाटर सॉइल में होता है। ये पानी और मिनरल्स जो प्लांट्स के द्वारा अब्जॉर्ब हुआ है वो लीव्स तक जाइलम वेसल्स के थ्रू पहुंचाया जाता है। जाइलम वेसल्स पाइप की तरह होती है। ये पाइप्स रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स के थ्रू रन करती है। जाइलम वेसल्स के बारे में हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। सन की एनर्जी यूज़ करने से एक केमिकल रिएक्शन होता है प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में, जहां कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फूड में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। हमें फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन दिख रही है जहां क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं यानी कि बनता है, इसलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मतलब कि लाइट और सिंथेसिस मतलब कि कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन। इसलिए फोटोसिंथेसिस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को सनलाइट की प्रेजेंस में कंबाइन करता है और खाना बनाता है। ग्रीन लीव्स के द्वारा जो खाना बनाया गया वह स्टेम्स के द्वारा प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में भेजा जाता है। बहुत से प्लांट्स में ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एक्सेट्रा में स्टोर हो जाता है। खाना जो प्लांट्स बनाते हैं वह सिर्फ प्लांट्स ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड खाता है। इसके अलावा हमें मालूम है कि फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसलिए फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है या नहीं ये टेस्ट करने के लिए लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं देख सकते हैं। अब एक्टिविटी 1 पढ़ते हैं। सनलाइट में रखे प्लांट की एक लीफ तोड़ते हैं। इसे सॉफ्ट करने के लिए पानी में 5 मिनट के लिए बॉईल करो। अब टेस्ट ट्यूब जिसमें अल्कोहल है उसमें रखो। अब टेस्ट ट्यूब को पानी वाले बीकर में रख के पानी को गर्म करो जब तक कि अल्कोहल बॉईल होने लगे। सावधान रहना है कि पानी
बॉयल नहीं होना चाहिए। अल्कोहल क्लोरोफिल को डिसॉल्व कर देगी और लीफ अपना ग्रीन कलर खो देगी। फिगर 1.2 में देख सकते हैं, लीफ को वार्म वाटर से वॉश करो अल्कोहल हटाने के लिए। अब लीफ को वाइट टाइल पर फैला दो और आयोडीन सोल्यूशन डालो उसके ऊपर। लीफ को आयोडीन से हटाओ और पानी से वॉश करो। अब उसे लाइट में होल्ड करो। अब ब्लू ब्लैक हो जाएगी। लीफ के पार्ट्स यानी कि लीफ के इन पार्ट्स में स्टार्च है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी कंडीशन बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी कंडीशन है क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, लाइट प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होना चाहिए और पानी भी अवेलेबल होना चाहिए। अब हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं इनमें से कुछ कंडीशंस को। अब एक्टिविटी 2 पढ़ते हैं। अब देखोगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ज़रूरी होती है। एक प्लांट जो पॉट में लगा हो वो लीजिए। 2 दिन के लिए उसे डार्क में रखो ताकि इसकी लीव्स डिस्टार्च हो जाएं। एक ब्लैक पेपर लो और उसमें एल शेप कट करो स्टेंसिल का यूज़ करके। अब एक लीफ को इस पेपर से ढक दो। अब पूरा प्लांट 4 से 6 घंटे के लिए सनलाइट में रख दो। अब लीफ को अलग करो और स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करो। आप देखोगे कि जिस पार्ट को सनलाइट मिली थी वही पार्ट ब्लू ब्लैक हुआ है। इसका मतलब सनलाइट वाले पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस हुआ और स्टार्च बना। तभी स्टार्च चेक करने पर वह पार्ट ब्लू ब्लैक हो गया। अब एक्टिविटी 3 पढ़ते हैं। लाइट के द्वारा फोटोसिंथेसिस का रेट अफेक्ट होता है। एक बीकर में 3/4 पानी भरो, कुछ हाइड्रिला प्लांट रखो, उसमें प्लांट्स को ग्लास फनल से ढक दो। अब फनल के स्टेम पर एक टेस्ट ट्यूब केयरफुली रख दो। अब ये अरेंजमेंट सनलाइट में रख दो। आप देखोगे कि गैस के बबल्स प्लांट की लीफ से निकल रहे हैं। अब प्लांट को सनलाइट से दूर रख दो। अब आप देखोगे कि शेडी एरिया में बबल्स कम हो गए हैं। इसका मतलब सनलाइट में ज़्यादा बबल्स थे। अब एक्टिविटी 4 पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट है। ऐसा प्लांट लो जिसकी लीफ में ग्रीन और वाइट पार्ट्स दोनों हों, जैसे कि मनी प्लांट। आप फिगर 1.5 में देख सकते हैं क्लोरोफिल सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में होती है। ऐसा प्लांट की लीफ लो जो कुछ घंटों के लिए सनलाइट में रखा हो। लीफ की आउटलाइन एक शीट पर ड्रॉ करो। ड्राइंग में वाइट और ग्रीन पार्ट इंडिकेट करो। अब लीफ का स्टार्च टेस्ट करो। अब एक्टिविटी 5 पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है। एक डिस्टार्च्ड पॉटेड प्लांट लो, एक कोनिकल शेप की फ्लास्क लो और कुछ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेगी। अब एक लीफ को कॉनिकल फ्लास्क में डालो स्प्लिट कॉर्क की हेल्प से। आप फिगर 1.6 में देख सकते हो। कुछ घंटों के लिए प्लांट को सनलाइट में रखो। कुछ घंटों के बाद इस लीफ को कॉनिकल फ्लास्क से निकालो और प्लांट से अलग कर लो। अब सेम प्लांट एक दूसरी लीफ लो, यानी कि सेम प्लांट की दूसरी लीफ लो। अब दोनों लीफ के स्टार्च को चेक करो। आप देखोगे कि फ्लास्क वाला लीफ ब्लू ब्लैक नहीं होगी और दूसरी जिसको एटमॉस्फेयर एयर में एक्सपोज किया था वह ब्लू ब्लैक हो जाएगी। यह बताता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है। अब सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स बाय प्लांट्स पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ये सब फूड के दूसरे कंपोनेंट्स बनाते हैं, यानी कि बनाने में यूज़ होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स।
प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होती है। हालांकि एयर में बहुत नाइट्रोजन होता है, पर प्लांट्स इसे डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। प्लांट्स को नाइट्रोजन दो तरीके से मिलती है। सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसे राइजोबियम कहते हैं। वे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। प्लांट्स इन कंपाउंड्स को पानी के साथ अब्जॉर्ब करते हैं ताकि नाइट्रोजन मिले। फार्मर्स फर्टिलाइजर्स सॉइल में ऐड करते हैं जिनमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। ये फर्टिलाइजर्स प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बढ़ते हैं। एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली न्यूट्रिशन के लिए ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड हैं। इस न्यूट्रिशन के मोड को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स को हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट्स पर निर्भर होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। कार्निवोरस दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं जो प्लांट्स पर डिपेंड होंगे। फिगर 1.7 में देख सकते हैं। इसलिए जब आप मीट खाते हो तो आप इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। आप जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपने खाने के लिए सन पर डिपेंड होते हैं। इसलिए सन एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं और अपना खाना वहाँ से लेते हैं। जैसे कि डॉडर एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट से अपना खाना सक करता है रूट लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू। ऐसे प्लांट्स को पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट जिस प्लांट से अपना खाना लेता है उसे होस्ट कहते हैं। कुछ पैरासाइट प्लांट जैसे कि मिसल्टो प्लांट आप फिगर 1.8 में देख सकते हैं जो दूसरे ट्रीज पर ग्रो होते हैं जैसे कि मैंगो या महुआ। उनके पास ग्रीन लीव्स होती हैं और अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये पानी और मिनरल्स होस्ट प्लांट से लेते हैं। इन्हें पार्शियल पैरासाइट्स कहते हैं। प्लांट किंगडम में ऐसे प्लांट्स भी हैं जो इंसेक्ट कंज्यूम करते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट इंसेक्ट्स पकड़ते हैं इंजीनियस मेथड्स से। इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। पिचर प्लांट में लीफ पिचेस लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें लिड होती है। पिचर के अंदर हेयर्स होते हैं जो नीचे की तरफ पॉइंट होते हैं। जब पिचर प्लांट में इंसेक्ट एंटर करता है तो लिड इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती है, यानी कि ट्रैप करने के लिए बंद हो जाती है और हेयर में इंटैंगल्ड हो जाती है, यानी कि फंस जाती है। पिचर प्लांट के सेल्स डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट ऐसी सॉइल में ग्रो होते हैं जो ज़्यादा रिच सॉइल नहीं है। ये इंसेक्ट से मिले न्यूट्रिशन को फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं। अब सैप्रोट्रॉफ्स पढ़ते हैं। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं और अपना खाना उनसे लेते हैं, जैसे कि मशरूम्स और दूसरे फंगी और बैक्टीरिया। ये डेड और डिकेइंग मैटर पर डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं। ये सॉलिड मैटर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। डेड और डिकेइंग मैटर से लिक्विड के फॉर्म में इस तरह न्यूट्रिएंट्स लेना सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। फंगी और बैक्टीरिया जो इस न्यूट्रिशन मोड को यूज़ करते हैं उन्हें सैप्रोट्रॉफ्स या सैप्रोफाइट्स कहते हैं। फंगी के स्पोर्स हमेशा एयर में फ्लोट करते हैं। ये जब वेट और वार्म थिंग्स पर लैंड होते हैं तो जर्मिनेट होने लगते हैं। फंगी शूज़, क्लोथ्स, पिकल्स और दूसरे आर्टिकल्स में जिसमें वार्म और ह्यूमिड वेदर उन सभी में ग्रो होता है। अब एक्टिविटी 7 पढ़ते हैं। फंगी ग्रो करना है। ब्रेड की एक स्लाइस लो। अब पानी छिड़क दो उसके ऊपर और
2 से 3 दिन के लिए छोड़ दो। अब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो, क्या आप ब्रेड पर धागे जैसे वाइट, ग्रीन या ब्राउन धब्बे देख पा रहे हो? ये फंगी है। न्यूट्रिशन के दूसरे मोड में ऑर्गेनिज्म के 2 डिफरेंट काइंड्स म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए साथ में काम करते हैं, जैसे कि एल्गा जो कि एक ऑटोट्रॉफ है और फंगस जो कि सैप्रोफाइट है। लाइकन में दोनों साथ में रहते हैं। आप फिगर 1.10 में देख सकते हैं। फंगस वाटर और मिनरल्स एल्गा की सेल्स को सप्लाई करता है और एल्गा खाना सप्लाई करता है फंगस को। इस म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। अब रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल पढ़ते हैं। प्लांट सॉइल से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट कम हो जाता है। फॉरेस्ट में न्यूट्रिएंट्स नेचुरली रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू। हालांकि खेत में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के रूप में ये न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं सॉइल में। इन मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में प्लांट न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होते हैं। फार्मर्स को पता होता है कि किस क्रॉप के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग मैन्योर या फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। ज़्यादातर क्रॉप्स को नाइट्रोजन चाहिए रहता है प्रोटीन्स बनाने के लिए। जब क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं तब सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया राइजोबियम के बारे में, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करके सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसे प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं। राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इसलिए वे लेग्यूमिनियस प्लांट के रूट्स में रहते हैं जहां उन्हें खाना और शेल्टर मिलता है। लेग्यूमिनियस प्लांट्स जैसे कि ग्राम, पीज और मूंग बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन देते हैं और इसके बदले में बैक्टीरिया राइजोबियम की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है लेग्यूमिनियस प्लांट के साथ। हमें ज़्यादातर पल्सेस लेग्यूमिनियस प्लांट से मिलती है। फार्मर्स को पता है कि उस सॉइल में जहाँ लेग्यूमिनियस प्लांट ग्रो होते हैं वहाँ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है।